हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और मैं मुकेश कुचेरिया आज आपको पढ़ाऊंगा सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स। ठीक है ना, जो फैक्टिंग होते हैं सॉइल फॉर्मेशन के, मतलब जो मृदा निर्माण है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उनकी बात अपने करेंगे आज। जो पिछली क्लास थी उसके अंदर अपनों ने क्या पढ़ा था, मृदा निर्माण की प्रक्रिया पढ़ी थी, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस पढ़ी थी। ठीक है, अब वो जो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस थी उनको कौन कौन से जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं उनकी बात अपने इस लेक्चर के अंदर करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। तो अपने बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। आज वाली लिंक अच्छी है ना, पहले वाली आज नहीं लेके आए हैं। पहले वाली थोड़ा सा फिक्का था ना, ये डायरेक्ट है कुछ। तो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स की बात करते हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं हिंदी में कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले आए थे वीवी डोकुचेव जी। वीवी डोकुचेव, ठीक है। तो 1900 के अंदर वीवी डोकुचेव जी आए थे। उन्होंने कहा कि जो मृदा निर्माण है उसको प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं, 3 कारक हैं। ठीक है, तो डोकुचेव जी ने 3 कारक दे दिए। कौन कौन से, एक तो क्लाइमेट, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म और एक पेरेंट मैटर। ये 3 जो फैक्टर थे वो किसने दिए थे, तो वो दिए थे डोकुचेव जी ने। ठीक है, कौन कौन से, क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म और पेरेंट मैटर। और एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वीवी डोकुचेव ने कितने फैक्टर दिए थे, तो याद रखने 3 फैक्टर दिए थे। कौन कौन से दिए थे वो भी पूछा जाता है। ठीक है, तो क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म और पेरेंट मैटर, कितने फैक्टर दिए थे, टोटल 3 फैक्टर। अब देखिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज गिवन बाय वीवी डोकुचेव। ठीक है, और आपको ऑप्शन में क्या दे देंगे, ठीक है, 2, जैसे आपको एक दे दिए टाइम, रिलीफ, क्लाइमेट, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको किस पे क्लिक करना होता है, क्लाइमेट पे टिक करना होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में आए थे 1942 के अंदर एक साइंटिस्ट और आए, कौन, जेनी। अब जेनी जी ने आते ही बोल दिया कि जी 3 थोड़ी ना होते हैं। तो बाकी जो वहाँ बैठे थे वो बोलते जी कितने होते हैं फिर, तो बोलते हैं कि 2 और होते हैं, 3 तो ये हैं, इसके अलावा 2 और होते हैं जो प्रभावित करते हैं। तो सभी लोगों ने बोला कि बताओ ये कौन कौन से, तो उन्होंने बोला कि रिलीफ और जो टाइम है वो भी तो इसको इफेक्ट करता है। तो टोटल इन्होंने क्या किया, 5 को एक इक्वेशन के रूप में दे दिया और उसको इक्वेशन को क्या बोला जाता है, इक्वेशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, तो वो इक्वेशन क्या थी, तो वो इक्वेशन इस टाइप से थी। ठीक है, उन्होंने ये एक इक्वेशन दे दी, किसने, जेनी जी ने इक्वेशन दे दी। और कितने फैक्टर बता दिए इन्होंने, टोटल 5 फैक्टर बता दिए कि 5 ऐसे कारक होते हैं जो क्या करते हैं, मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। तो वीवी डोकुचेव जी आए, उन्होंने कितने दिए, 3। कौन कौन से, क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म और जो पेरेंट मैटर था वो। ठीक है, ऑर्गेनिज्म को अपने बायोस्फीयर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। फिर जेनी ने 5 फैक्टर दे दिए, कौन कौन से, क्लाइमेट, ठीक है, बायोस्फीयर, रिलीफ, या इसको बोल देते हैं अपने टोपोग्राफी, ठीक है, पेरेंट मैटर और टाइम। ये एक इक्वेशन दे दी इन्होंने। ठीक है ना, तो इसके अंदर 2 नए कौन कौन से हैं, एक तो रिलीफ आ गया और एक क्या आ गया, टाइम। अभी मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिज्म को अपने बायोस्फीयर भी बोल सकते हैं, तो ये यहाँ पे आ गया। तो ये इक्वेशन थी, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट इक्वेशन भी पूछी गई हुई है। ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, इस इक्वेशन को लिख देते हैं, बीच में से एक फैक्टर को गायब करते रहते हैं और लास्ट के अंदर या स्टार्टिंग के अंदर एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी आपको जिसके अंदर ये 5 फैक्टर होते हैं। तो याद रख लेना, ये इक्वेशन है सॉइल फॉर्मिंग, इक्वेशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, फैक्टर होते हैं कितने, 5। कौन कौन से, क्लाइमेट, बायोस्फीयर,
रिलीफ या टोपोग्राफी जिसको बोलते हैं, पेरेंट मैटर और टाइम। ये 5 फैक्टर किसने दिए थे? जेनी जी ने दिए थे। अब जेनी जी ने दे दिए, उसके बाद 7 साल बाद क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट और आ गए, ठीक है। उसके बाद एक साइंटिस्ट और आगे, कौन आए थे? तो वो आए थे जोफे जी 1949 के अंदर। 1949 में आए जोफे। अब जोफे ने क्या कर दिया, एक प्रॉब्लम और खड़ी कर दी कि जी ये तो 5 फैक्टर तो आपने दे दिए, अब आपने ये नहीं बताया कि एक्टिव और पैसिव क्या होते हैं। तो जोफे जी ने क्या कर दिया, जो ये 5 फैक्टर थे इनको 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया। कौन कौन से 2 ग्रुप थे? एक तो एक्टिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स और दूसरा था पैसिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स। तो इन जो 5 फैक्टर थे इनको 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया था। तो लिखेंगे पहला कौन सा था? एक्टिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर, ठीक है। और सेकंड है पैसिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर, ठीक है। तो एक्टिव के अंदर उन्होंने कितने रखे? 2। कौन कौन से? क्लाइमेट और जो ऑर्गेनिज्म है या बायोस्फीयर है उसको, ठीक है ना, क्लाइमेट और बायोस्फीयर को, ठीक है। क्लाइमेट और बायोस्फीयर को उन्होंने रखा एक्टिव के अंदर। और पैसिव के अंदर बाकी जो बच गए 3, कौन कौन से? एक तो बच गया अपना रिलीफ, और क्या बच गया? पेरेंट मैटर और टाइम। ये 3 किसके अंदर आ गए? ये आ गए पैसिव के अंदर। तो सबसे पहले कौन आए? वीवी डोकुचेव जी आए, जिन्होंने 1900 के अंदर 3 फैक्टर दिए थे, क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म और पेरेंट मैटर। उसके बाद में 1942 के अंदर जेनी आए। जेनी ने क्या किया कि 2 फैक्टर और होते हैं, तो टोटल उन्होंने 5 फैक्टर की एक इक्वेशन बना दी। कौन कौन सी? क्लाइमेट, बायोस्फीयर, रिलीफ, टोपोग्राफी और जो अपना पेरेंट मैटर और टेम्परेचर। रिलीफ और टोपोग्राफी एक ही बात है। फिर जोफे जी आ गए 1949 के अंदर, 1949 के अंदर। तो उन्होंने क्या किया, जो 5 फैक्टर थे इनको 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया। उन्होंने एक ग्रुप का नाम रखा एक्टिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स और दूसरे का नाम रख दिया पैसिव सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर। एक्टिव के अंदर उन्होंने 2 को रखा, कौन कौन से? क्लाइमेट और बायोस्फीयर, ठीक है। पैसिव के अंदर उन्होंने रखा रिलीफ, पेरेंट मैटर और जो टाइम है उसको रखा, ठीक है ना। अब अपने एक एक फैक्टर की बात करते हैं, जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन और भी बढ़िया बनते हैं। तो सबसे पहले अपने फैक्टर की बात करते हैं क्लाइमेट की, और ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर कम्युनिटी को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िएगा। क्लाइमेट की बात करते हैं सबसे पहले अपने, ठीक है। क्लाइमेट की बात आती है जी, ठीक है। तो क्लाइमेट क्या है? एक एक्टिव फैक्टर है ना, अभी अपनों ने पढ़ा था एक्टिव फैक्टर के अंदर रखा हुआ है। तो क्लाइमेट क्या है? एक एक्टिव फैक्टर है। दूसरी बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसका? सोइल फॉर्मेशन का, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसका? सोइल जो फॉर्मिंग प्रोसेस होती है उसका, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करते हैं कि इसके एलिमेंट क्या होते हैं। तो एलिमेंट क्या होते हैं इसके? एक तो हो गया टेम्परेचर, ठीक है, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, एरिडिटी, ये इसके एलिमेंट होते हैं। सब कुछ लिखाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, नोट्स बनवाऊंगा, ठीक है। पहले अपने इसको समझते हैं, ठीक है ना, एग्जाम के अंदर क्या क्वेश्चन आते हैं। तो पहला पॉइंट क्या बनता है कि ये एक्टिव फैक्टर है। दूसरा पॉइंट क्या अपने लिखेंगे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसका? सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस का। थर्ड इसके एलिमेंट आते हैं, रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एरिडिटी इसके एलिमेंट हैं। उसके बाद में ये है कि ये इफेक्ट कैसे करता है। तो इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल की बात करने से पहले आप जो है इसके 3 पॉइंट लिख लीजिए। इट इज ए एक्टिव फैक्टर, ये क्या एक एक्टिव फैक्टर है। फिर लिखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस। थर्ड अपने क्या लिखेंगे? इसके एलिमेंट, एलिमेंट की बात आती है तो इसके एलिमेंट क्या है? टेम्परेचर, ठीक है, ह्यूमिडिटी, एरिडिटी,
एरिडिटी को क्या बोलते हैं? शुष्कता, है ना। ठीक है, उसके बाद में रेनफॉल, ये इसके क्या है? एलिमेंट हो गए। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि किस प्रकार से इफेक्ट करता है, इसको अपने अच्छे तरीके से समझते हैं। आपने कल वाली यदि क्लास ली है, कल तो छुट्टी थी, परसों वाली यदि क्लास ली है, तो उसके अंदर अपनों ने सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस की बात की थी। तो उसके अंदर पहली प्रोसेस अपनों ने क्या लिखी थी? जो स्पेसिफिक पेडोजेनिक प्रोसेस थी, उनके अंदर सबसे पहले लिखी थी अपनों ने सेलेनाइजेशन। ठीक है, क्या लिखी थी? सेलेनाइजेशन। अब सेलेनाइजेशन के अंदर क्या लिखा था अपनों ने कि इससे कौन सी सॉइल फॉर्म्ड होती है? तो सेलाइन जो सॉइल होती है वो इससे फॉर्म्ड होती है या इससे बनती है। कौन सी सॉइल बनती है? सेलाइन सॉइल। ठीक है, सेलाइन सॉइल जो है वो इससे बनती है। ठीक है, सेलाइन सॉइल बनती है। तो अपनों ने इससे जो सेलेनाइजेशन था, इसके लिए क्लाइमेट की बात की थी। तो अपने क्लाइमेट के अंदर क्या लिखा था? ठीक है, तो अपनों ने इसके क्लाइमेट में लिखा था कि इसके लिए जो क्लाइमेट चाहिए वो एरिड एंड सेमी एरिड। ठीक है, कैसा चाहिए? एरिड और सेमी एरिड। मतलब सीधी सी बात कि जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा चाहिए। एरिड और सेमी एरिड का मतलब यही है कि इसके लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लाइमेट की बात आ गई कि यदि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कौन सी सॉइल फॉर्म होगी? सेलाइन सॉइल। और यदि टेम्परेचर कम हो गया, मतलब टेम्परेचर कम हो गया मतलब वहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ गई, रेनफॉल ज़्यादा होगा, और वहाँ पे कौन सी सॉइल फॉर्म हो जाएगी? एसिड सॉइल फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे क्लाइमेट इसको इफेक्ट कर रहा है ना। यदि टेम्परेचर ज़्यादा है तो कौन सी सॉइल फॉर्म हो रही है? सेलाइन सॉइल। और यदि टेम्परेचर कम हो रही है तो एसिड सॉइल फॉर्म हो रही है। तो ये चीज़ अपने को देखनी है कि क्लाइमेट जो है सॉइल फॉर्मेशन को कैसे इफेक्ट करता है। तो पहले अपने देखा सेलेनाइजेशन में भी इफेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही अपने एक एग्जांपल और ले लेते हैं, किसका? पेडोटर्बेशन का। पोर्जोलाइजेशन है, पेडोटर्बेशन तो अपनों ने पढ़ा ही नहीं अभी। ठीक है, सेकेंड अपने एग्जांपल लेते हैं पोर्जोलाइजेशन का। ठीक है, पोर्जोलाइजेशन से कौन सी सॉइल फॉर्म्ड हो रही थी? अपनों ने कल लास्ट के अंदर पढ़ा था। तो कौन सी हो रही थी? पोर्जोल सॉइल, है ना। कौन सी सॉइल बन रही थी? पोर्जोल सॉइल बन रही थी। तो इसके लिए क्लाइमेट की बात की थी, तो कौन सा क्लाइमेट चाहिए था इसके लिए? इसके लिए चाहिए था कूल एंड ह्यूमिड। कूल एंड ह्यूमिड का मतलब टेम्परेचर तो क्या चाहिए इसके अंदर? कम, और रेनफॉल क्या चाहिए इसके अंदर? ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या कर रहा है? क्लाइमेट इफेक्ट कर रहा है ना किसको? पोर्जोलाइजेशन जो प्रोसेस थी कि क्या कि टेम्परेचर कम और रेनफॉल ज़्यादा है तो पोर्जोल सॉइल बन जाएगी। तो ये भी इसको इफेक्ट कर रहा है क्लाइमेट। एक एग्जांपल अपने और लेते हैं लेटराइजेशन का। किसकी बात करते हैं अपने? लेटराइजेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो लेटराइजेशन के अंदर अपने ने क्या लिखा था कि इसके लिए चाहिए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, है ना। तो हॉट क्लाइमेट का मतलब टेम्परेचर क्या रहेगा यहाँ पे? ज़्यादा, और रेनफॉल भी क्या रहेगी यहाँ पे? ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो इन जो तीनों प्रोसेस की अपनों ने बात की, लेटराइजेशन की, सेलेनाइजेशन की, पोर्जोलाइजेशन की, ठीक है ना। तो लेटराइजेशन से लेटराइट सॉइल बनती है ना। तो इन तीनों प्रोसेस के अंदर यदि अपने देखें तो क्लाइमेट क्या कर रहा है? इफेक्ट कर रहा है कि यदि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो अलग सॉइल बनेगी, टेम्परेचर कम होएगा तो अलग सॉइल बनेगी। तो ये बोलता है कि क्लाइमेट जो है वो भी इफेक्ट करता है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही है। ठीक है, तो ये था इसका फर्स्ट फैक्टर क्लाइमेट। अब अपने सेकंड जो फैक्टर है उसकी बात करते हैं। और शायद आपको अलग एक आवाज़ आ रही हो क्योंकि पड़ोस में काम लगे हुए ना, तो उसके कारण आवाज़ आ रही होगी खटखट वाली, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। सेकंड अपने फैक्टर की बात करते हैं बायोस्फीयर की। ठीक है, बायोस्फीयर की बात करते हैं। एक मिनट में क्लास को देख लेता हूँ सही चल रही है क्या, ओके कंडीशन में है। ठीक है, तो बायोस्फीयर की बात करते हैं। तो बायोस्फीयर के अंदर अपने बात करें कि ये क्या एक एक्टिव फैक्टर है। क्या ये एक एक्टिव फैक्टर है?
कैसा फैक्टर है ये? एक्टिव फैक्टर है, अपनों ने बात की थी है ना। बायोस्फीयर को अपने ऑर्गेनिज्म भी बोल देते हैं। अब सेकंड इसके अंदर क्या लिखते हैं कि ये क्या एक सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस। ठीक है, जो सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस है उसका एक क्या है, जो सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कौन है? बायोस्फीयर। ठीक है, अब ये कैसे इफेक्ट करता है तो इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। अब देखिए जो बायोस्फीयर है वो अपने को क्या दे रहा है, वो दे रहा है जो माइक्रोब्स है उनका फूड दे रहा है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर अपने को दे रहा है। तो बायोस्फीयर था, उससे अपने को क्या मिला? ऑर्गेनिक मैटर। क्या मिला अपने को? ऑर्गेनिक मैटर मिला। ठीक है, बायोस्फीयर के अंदर जैसे प्लांट एनिमल सारे आ जाएंगे, तो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसी के अंदर अपने उसी की तो बात करते हैं, जो प्लांट्स के जो अवशेष होते हैं ना, एनिमल अवशेष हो गए, तो वही ऑर्गेनिक मैटर के अंदर काउंट किया जाता है ना। तो ऑर्गेनिक मैटर अपने को कहाँ से मिला? बायोस्फीयर से मिला। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो किसका फूड होता है? तो ये होता है माइक्रोब्स का। ठीक है ना, इस प्रोसेस को अपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है। ये किसका होता है? माइक्रोब्स जो होते हैं उनका फूड होता है। कौन है? ऑर्गेनिक मैटर। अब ये माइक्रोब्स क्या करते हैं? इसका डीकम्पोजिशन करते हैं। क्या करते हैं? इसका डीकम्पोजिशन करते हैं। बायोस्फीयर से अपने को ऑर्गेनिक मैटर मिला, ऑर्गेनिक मैटर जो किसका फूड है, तो ये क्या है? सोर्स ऑफ फूड है जो माइक्रोब्स होते हैं उनका। ठीक है, इसी को अपने थ्योरी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो माइक्रोब्स का फूड हो गया, और ये माइक्रोब्स क्या करते हैं? इस ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन करते हैं, विघटन करते हैं। ठीक है, अपघटन करते हैं, विघटन। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर था उसका डीकम्पोजिशन माइक्रोब्स के द्वारा हुआ। जैसे ही इसका डीकम्पोजिशन हुआ तो इससे क्या बन गई? इससे बन गई ह्यूमस। क्या बन गई? इससे ह्यूमस बन गई। और इस ह्यूमस बनते इस पूरी प्रोसेस को अपनों ने क्या नाम दे दिया? इसको नाम दे दिया अपनों ने ह्यूमिफिकेशन। क्या नाम दे दिया इसको? ह्यूमिफिकेशन। ठीक है ना, क्या नाम दे दिया? ह्यूमिफिकेशन। और ये अपनों ने पढ़ी थी सॉइल फॉर्मिंग की फर्स्ट प्रोसेस ही अपनों ने ह्यूमिफिकेशन पढ़ी थी। ठीक है ना, ये कौन सी है? ये फंडामेंटल प्रोसेस है ना। तो ह्यूमिफिकेशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है ना, अपने जब आगे ऑर्गेनिक मैटर टॉपिक करेंगे तो इसके अंदर ह्यूमिफिकेशन ह्यूमस के बारे में अपने पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब एक चीज़ देखिए, जो ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस हुई उसके अंदर क्या है? बायोस्फीयर डायरेक्टली इन्वॉल्व कर रहा है ना। ठीक है, मतलब ह्यूमस बनने के लिए बायोस्फीयर जो है उसका होना ज़रूरी है। मतलब बायोस्फीयर से अपने को ऑर्गेनिक मैटर मिला। अब इस ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन माइक्रोब्स ने किया, जैसे डीकम्पोजिशन हुआ उससे बन गई ह्यूमस, और ह्यूमस बनते इस पूरी प्रोसेस का नाम क्या रख दिया अपनों ने? ह्यूमिफिकेशन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी ये प्रोसेस, और इसीलिए बोलते हैं कि ये जो है सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसका? जो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस है। तो ये भी एक प्रोसेस है ह्यूमिफिकेशन। ठीक है ना, तो इसके अंदर भी डायरेक्ट इन्वॉल्व कर रहा है। तो अपने इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या पॉइंट लिखेंगे कि बायोस्फीयर, आपको प्रोसेस अच्छे समझ आ गई ना ह्यूमिफिकेशन वाले? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको मैंने नंबर भी दे रखा है, इंस्टाग्राम भी दे रखा है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, कोई भी आपका डाउट हो। ठीक है ना, तो बायोस्फीयर जो है वो, बायोस्फीयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, बायोस्फीयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, और ये कौन सी प्रोसेस है? सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखेंगे? जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो किससे अपने को प्राप्त होता है? तो वो होता है बायोस्फीयर से। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक मैटर जो अपने को बायोस्फीयर से प्राप्त हुआ, ठीक है, तो वो सोर्स और फूड किसका लिखा अपनों ने? माइक्रोब्स का सोर्स ऑफ फूड लिखा। किसको लिखा अपनों ने?
जो ऑर्गेनिक मैटर अपने को किससे मिला, बायोस्फीयर से मिला, ठीक है ना। तो ये चीज़ को अपने थ्योरी के अंदर कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि जो ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, जो मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई है ना वो सारी इसी के अंदर लिखेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस बाय बायोस्फीयर, organic matter produced by biosphere, that is source of food of microbes, ठीक है। ये क्या है, माइक्रोब्स का फूड होता है। कौन, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है बायोस्फीयर को, ठीक है। और ये किसके अंदर अपनी चीज़ क्या याद रखनी है वो मैंने उस प्रोसेस के अंदर नहीं बताया कि जब ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन होता है तो उस टाइम क्या बनते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं ना, तो उसको भी अपने लिखेंगे। तो अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया एक्टिव फैक्टर है, सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस का, बायोस्फीयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस, ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय बायोस्फीयर which is source of food for all microbes, for लिख लो, ऑफ नहीं आएगा, for all microbes, ठीक है। जितने भी माइक्रोब्स है ना उन सभी का क्या है, ये फूड का सोर्स है। कौन, जो ऑर्गेनिक मैटर, और ये किससे प्रोड्यूस हो रहा है, बायोस्फीयर से प्रोड्यूस हो रहा है। इसके बाद में लिखेंगे ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन, व्हेन ऑर्गेनिक मैटर decomposition many acids are formed which is directly involved in weathering of मिनरल्स, ठीक है। ये पॉइंट मैंने आपको उस प्रोसेस के अंदर नहीं बताया, ठीक है ना। तो आपको क्या याद रखना है कि जब ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है तो उससे अपने को क्या प्राप्त होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स प्राप्त होते हैं, या बहुत सारे अपने को एसिड्स प्राप्त होते हैं, मैनी एसिड्स, ठीक है ना, जो किसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं, वो करते हैं वेदरिंग ऑफ मिनरल्स। जब भी मिनरल की वेदरिंग होती है तो उसके अंदर ये डायरेक्टली इन्वॉल्व करते हैं ये जो एसिड्स हैं, ठीक है। और एक मैंने क्लाइमेट के अंदर देखना पॉइंट नहीं लिखा है, एग्जाम्पल में है वो, ठीक है ना। वैसे अपनों ने 3 एग्जाम्पल पढ़ लिए थे, उससे भी समझ आ गया था, लेकिन एक एग्जाम्पल उसका और लिख लेना क्लाइमेट का, कि जो वेदरिंग होती है ना वो 2 टाइप की होती है ना, मेनली 3 होती है, लेकिन अपने अभी बात करें फिजिकल और केमिकल वेदरिंग की, ठीक है। तो ये एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है। जो फिजिकल वेदरिंग होती है इसके अंदर जो डोमिनेंट होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर। फिजिकल वेदरिंग के अंदर डोमिनेंट कौन होता है, टेम्परेचर होता है। और वहीं पे यदि मैं केमिकल वेदरिंग की बात करूं तो वहाँ पे डोमिनेंट कौन होता है, तो वहाँ पे होती है ह्यूमिडिटी। और यहाँ पे भी देखिए ह्यूमिडिटी आ गई, टेम्परेचर आ गया, मतलब क्लाइमेट का डायरेक्ट रोल होता है। तो ये भी इस प्रकार से भी अपने इसका एग्जाम्पल है उसके अंदर क्लाइमेट में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये था बायोस्फीयर, ठीक है। बायोस्फीयर के ये 4 पॉइंट आगे अच्छे से पढ़ना है कि ऑर्गेनिक मैटर अपने को कहाँ से मिला, बायोस्फीयर से मिला। जब उसका डिकम्पोजिशन हुआ किसके द्वारा, माइक्रोब्स के द्वारा, उससे अपने को ह्यूमस मिली और इस पूरी प्रोसेस को अपने ह्यूमिफिकेशन नाम दे दिया। और ह्यूमिफिकेशन जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, बायोस्फीयर है। तो ये भी जो है बायोस्फीयर, ये भी क्या है, इसका मेन जो फैक्टर है जो इसको इफेक्ट करता है। इसके बाद में अपने ये थे 2 एक्टिव फैक्टर जिनकी अपनों ने बात कर ली है। अब अपने रह गए 3 पैसिव फैक्टर। मैं टाइम देख लेता हूँ, यदि टाइम ज़्यादा बचा हुआ तो अपने कर लेंगे। 7 मिनट है, 7 मिनट में होएगा तो नहीं। तो चलिए अपने आज जो एक्टिव फैक्टर थे उन्हीं की बात की है। कल की क्लास के अंदर अपने पैसिव फैक्टर की बात कर लेंगे। अपने कौन कौन से पैसिव फैक्टर हैं, एक तो है पेरेंट मैटर और रिलीफ, और एक है जो टाइम है।
हालांकि है तो छोटा सा, ठीक है ना, उसको 7 मिनट के अंदर होना बहुत मुश्किल है। छोटा सा जो है क्या उसके अंदर जैसे समझाना भी पड़ता है ना। तो अपने जो कल का लेक्चर है उसके अंदर कर लें, उसके अंदर अपने एक पेडोटर्बेशन जो प्रोसेस थी वो भी उसी के अंदर करेंगे, ठीक है। उसके 4 प्रकार की पेडोटर्बेशन कराया, पेडोटर्बेशन है ना। तो ये सारे कुछ अपने जो कल का लेक्चर है उसके अंदर पढ़ेंगे। फिर अपना जो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके फैक्टर इफेक्टिंग भी पूरे हो जाएंगे। उसके बाद में अपने जो है अलग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।